टैक्सी। मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहते हैं कि ये लोगों के सपनों को पूरा करने की तासीर रखता है। इसीलिए हर रोज हजारों लाखों लोग अपने सपनों की उंगली थामे इस शहर की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन इनमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्जी से यहां नहीं आते, बल्कि उन्हें उनकी मजबूरी इस माया नगरी की तरफ खींच लाती है और फिर वो हालात के भंवर में फंसकर अपना सुख चैन सब कुछ खो बैठते हैं। इन्हीं लोगों में से एक थी वृंदा, मुंबई की एक डांस बार में नाचने वाली एक लड़की, जो अपनी मासूम बच्ची के साथ हालात के ऐसे ही भंवर में फंस चुकी थी। लेकिन क्यों? कौन था जिम्मेदार उसके इन बिगड़े हुए हालात के लिए? क्यों वो अकेली जूझ रही थी अपने हालात से? कहां था उसका पति, उसकी मासूम बच्ची का पिता, जिसका फर्ज था उन्हें संभालना, उनका साथ देना? ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग क्यों वृंदा को इस शहर से बाहर खदेड़ने पर तुले हुए थे? इन सारे सवालों का जवाब छिपा है उन मजबूरियों में जो 2 साल पहले वृंदा को मुंबई खींच लाई थी। अरे वृंदा, कैसी है मेरी बच्ची? तुम बहुत अच्छा किया जो गांव छोड़कर शहर आ गई। मौसी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ढंग से माँ का इलाज हो जाए और मेरे तीनों छोटे भाई अच्छे से स्कूल में पढ़ाई कर ले। अरे हाँ, 4 पैसे तुझे भी तो चाहिए ना अपने ऊपर खर्च करने के लिए। वैसे 25,000 रुपए तू कमा ही लेगी। 25,000? वो भी शुरुआत में। धीरे धीरे तू लाखों कमाने लगेगी। क्या काम करना होगा मौसी? बेटा, काम कोई भी हो, तू घबरा मत, तेरा ही फायदा होगा। योगेश है ना, वो तुझे समझा भी देगा और संभाल भी लेगा। क्यों योगेश? योगेश, यहाँ क्या काम करना होगा? चुप कर देगा ना, चलो। आप यहाँ लोग खाना खाने आते होगे ना? आपको ढूंढेंगे, मैं समझाता है ना, चल ना अभी। सेठी साहेब, सेठी साहेब, देखा बराबर आए ना। इसका मौसी ने बताया कि ये डांस एकदम मस्त करती है। और गाँव घर पे वो दिन त्योहार होता ना भाई, उस पे इसने बहुत डांस वींस किए लाए। अरे म्यूजिक तो बजा, देखिए कैसा डांस करती है। घबराने का नहीं, सभी लोग ही अपना इधर। तू बिंदास डांस कर। ये वृंदा, ये वृंदा। वृंदा, उस जगह को ना बार बोलते हैं, बार, जहाँ लोग खाने पीने और नाच देखने आते हैं। अगर किसी को नाच पसंद आता है तो वो पैसे देते हैं। अब मुझे बताओ, गांव में तुम भी तो नाचा करती थी ना? इनाम के तौर पे तुम्हें भी कुछ मिला करता था, बस वैसे ही है और कुछ नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां इनाम मिलता था और यहाँ पैसे मिलते, वो भी हजारों में। देखो वृंदा, शुरुआत में तुम्हें बस यही काम मिल पाएगा। अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखो बेटा, तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई, वो सब कैसे पूरी होगी? मैं तो तेरे भलाई के लिए बोल रही थी, आगे तेरी मर्जी। क्या भाव खा रही है?
पहले ही दिन कस्टमर खुद बुला रहा है। वो मुझे क्यों बुला रहा है? तुमसे शादी करना चाहता है क्या? तुम भी टाइम खोटी मत करो, जाओ, यही तुम्हारा काम है। यहाँ पर नहीं हो? नाम क्या है तुम्हारा? वृंदा। वृंदा, नाम तो अच्छा है, लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, पता है? तुम्हें डांस करना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि जितनी खूबसूरत तुम दिखती हो उतना ही खूबसूरत तुम्हें डांस आता होगा। और तुम जानती हो मैं तुम्हें यह सलाह क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अगर तुमने डांस नहीं किया ना तो शेट्टी अन्ना तुम्हें निकाल देंगे। देखो, शुरू शुरू में ऐसा लगता है, मैं समझता हूँ, लेकिन एक बार तुमने डांस करना शुरू कर दिया ना तो सारी शर्म अपने आप निकल जाएगी। ट्राई करके देख लो। मुंबई में ना जाने कितनी ही लड़कियां अलग अलग वजहों से बार जैसी जिंदगी को अपनी तकदीर बना बैठती हैं। यहां आना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है यहां से वापस अपनी जिंदगी में लौट पाना। लेकिन वृंदा को इस कड़वी सच्चाई का अंदाजा तक नहीं था। उसकी आंखों में तो बस एक ही सपना था, अपनी मां के इलाज और भाइयों की पढ़ाई के लिए पैसे कमाकर वापस गांव लौट जाना। और यही वजह थी कि 5 दिनों तक लगातार बार में आने के बावजूद उसके कदम नाचने के लिए नहीं उठ पा रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसी तरह कोने में खड़ी रही तो कौन रखेगा तुम्हें यहाँ पर? या तो तुम यहाँ पर शौक से आती हो, मतलब तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं, या तो तुम्हें डांस करना नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, डांस करना आता है, मगर यहाँ सब अजीब नजरों से घूरते रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। अब तो कर पाओगे ना डांस? योगेश, मुझे लगता है कि अब ज्यादा पैसे कमाने का वक्त आ गया है। तुम एक काम करो, रियो बार में जाके उसके बारे में बात करो। मौसी, तू सपने तो अच्छे देखती है, पर वो बिंद्रा है ना, किसी कस्टमर को हाथ भी नहीं धरने देती, और तू लंबा हाथ मारने की बात करती है, हैं? वो तुम मुझ पे छोड़ दे। अरे वृंदा, बेटी कहाँ चली? ये ले, ये है तुम्हारे पैसे। अब तुम ज्यादा पैसे देखने की आदत डाल लो। अच्छा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी मौसी?
मैंने योगेश से कह के रियो बार में तुम्हारे लिए बात करवाई है। वो शहर का बहुत ही महंगा और मशहूर बार है। वहाँ एक रात में तो लाखों बरसते हैं, लाखों, यहाँ से 5 गुना ज्यादा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी चलती हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? अब वो किसी से मिलना था। जाओ। ये किससे मिलने गई होगी? वहीं अपने आशिक आशीष से मिलने। लगातार झोली में गिर रहे रुपयों की बारिश ने वृंदा की हिचक धीरे धीरे कम कर दी। वो चाची और योगेश जिनकी बदौलत वो यहां तक पहुंची थी, वो भी उसकी कमाई दौलत से अपनी जेबें भरने में जुटे थे। वृंदा की झिझक कम हो रही थी और उन दोनों का लालच बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार उन्होंने वृंदा को उस नर्क में धकेलने की साजिश रच डाली जहां उन्हें वृंदा की इज्जत, उसकी असमत की मोटी रकम मिलने वाली थी। लेकिन वृंदा की किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। बहुत ठीक है भैया। और बनवाऊं? इतनी बस। अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी, और अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ ही लेकर आए। वहाँ रेस्टोरेंट में तो बहुत घुटन हो रही थी मुझे। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी मौसी ने कौन सी बार में बात की है तुम्हारे लिए? हाँ, मौसी कह रही थी कि मैं वहाँ ना 5 गुना ज्यादा कमाऊंगी। अच्छा, बार का नाम क्या है? कोई मशहूर बार है। हाँ, रियो बार। क्या हुआ आशीष? वृंदा, तुम वहां पर कैसे जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती आशीष? क्योंकि वृंदा वो अच्छी जगह नहीं है, और वहां पर क्या है ऐसा जो गलत नहीं होता है। वो भी तो बार ही है ना। जैसे मैं यहाँ डांस करती हूँ वैसे मैं वहाँ डांस करूंगी। और सोचो, वहाँ 5 गुना ज्यादा। बच्चों जैसी बातें मत करो वृंदा। रियो बार वालों ने कोई समाज सेवा संस्था नहीं खोल रखी है जो तुम्हारे जैसे जरूरतमंदों को 5 गुना ज्यादा देंगे। और वृंदा जरा सोचो, अगर 5 गुना ज्यादा मिलेंगे तो 5 नए समझौते करने पड़ेंगे तुम्हें शायद किसी के साथ। वृंदा, इतना आसान नहीं है। लेकिन आशीष, मौसी मेरे लिए ऐसा गलत नहीं सोच सकती है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें वृंदा? वृंदा, मैंने कुछ सोचा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वृंदा, तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझसे शादी करोगी? अरे हाँ कर दे। यहाँ पर पैसे फेंकने वाले तो बहुत है, लेकिन दिल फेंकने वाला ये एक ही बंदा है। हाँ कर दे इससे शादी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे तुम दोनों माँ बेटी जब भी सोचोगी ना, बस छोटा ही सोचोगी। आज तुम जिस जगह पे खड़ी हो ना, वहां मैं तुम्हें लाई हूं, और तुम ये सब छोड़कर लाल चूड़ियां पहनकर घर बैठना चाहती हो। तुम्हारा घर का खर्च, तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई, ये सब उसी पैसे से चलते हैं जो तुम बाहर से लेकर आती हो। कैसे चलेगा खर्च? मौसी, आशीष संभालेगा ना मुझे? आशीष तुमको संभालेगा, मेरा क्या। और उसके बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं रखेंगी, और जब भी तुम बाहर जाओगी तो योगेश तुम्हारे साथ जाएगा। चल अंदर। बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया था ना उस वक्त। कोई बात नहीं, अभी देखना, ऐसा अच्छा मेकअप कर दूंगी कि लोग देखते रह जाएगी। हाँ? अरे अभी क्या ना, 2.5 लाख से कम पे बात नहीं बनेगा। अभी देखो तुमको जमता है ना तो ताबड़तोड़ मेरे को बताने का, नहीं तो मैं दूसरा पार्टी से बात करता है। हाँ अभी जल्दी बताओ। कोई बात नहीं बेटा, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे तुम्हें भी। अरे कौन है योगेश? क्या कर रहे हो? कौन है तुम? आशीष,
आशीष बोल के तू छोड़िए जा रही है। मेरी वृंदा को बदनाम करोगे तुम लोग? आज के बाद अगर वृंदा की तरफ आग भी उठाकर देखा ना तुम लोग ने तो जान ले लूंगा। आशीष ठीक नहीं कर रहा तू। अपने नए घर को अपने हाथों से खोलिए। कब? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा छोटा है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। छोटे बड़े से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे दिल में जगह बड़ी होनी चाहिए। वृंदा के लिए यह सब किसी करिश्मे से कम नहीं था। एक सपना जिसे देखने की उसने कभी हिम्मत भी नहीं की थी, आज वो हकीकत बन गया था। बिन मांगी मुराद मिल गई थी उसे। आशीष जैसे इंसान का प्यार, अपना घर, खुशहाल आज और सुरक्षित कल का यकीन, जिंदगी से और क्या मांग सकती थी। देखते ही देखते 1.5 साल बीत गया और फिर वृंदा की जिंदगी में वो मोड़ आया जो एक शादीशुदा औरत के लिए कुदरत की सबसे बड़ी नेमत होती है। ये आने वाला बच्चा ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। मतलब ये है कि दिन भर ये सोया रहता है और रात में इधर उधर लाते मारता रहता है। अच्छा, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैं तुम्हें लाते मारता हूँ? उफ़ो बुद्धू, इसका मतलब ये है कि जैसे तुम मुझे रात को सोने नहीं देते, ये भी बहुत तंग करता है। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, मैं कल तक पहुंचता हूँ। आशीष, कहाँ जाना है आपको? शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जमीन का मामला है। लेकिन आशीष, आखिरी दिनों में बच्चा कभी भी, और इस वक्त में तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वृंदा, बिजनेस भी तो जरूरी है ना, और अगर नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा और मैं आस पड़ोस वालों को बोल के जाऊंगा कि तुम्हारी देख रेख करें। कुछ ही दिनों की तो बात है। ठीक है, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। तुम मुझे मिस करोगी तो हमारे होने वाले बच्चे से बात कर लोगी। मेरा क्या होगा? सोचता हूँ कोई नई पकड़ लो। हाँ? आशीष, 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 डायल किया गया नंबर इस वक्त पहुंच के बाहर है। वृंदा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मां के चेहरे पर जो खुशी होती है, वृंदा के चेहरे से गायब थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि ऐसे खुशी के मौके पर उसका पति कहां है, उससे बिना मिले क्यों चला गया, उसका फोन क्यों ऑफ आ रहा है। डिस्चार्ज होने के बाद वृंदा ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई।
लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने वृंदा को जड़ से हिला दिया। हेलो आशीष, आशीष अब कहाँ है? अब जाते हुए मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मैंने कितना फोन ट्राई किया पर कभी लगता ही नहीं था। आपने अपनी तरफ से कभी ट्राई क्यों नहीं किया? आपको पता है क्या, आपको बेटी हुई है। हाँ, अब बाप बन गए हैं। बिल्कुल आप बन ही गई है। ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अब कहाँ है आशीष? उसी जगह पर, उसी टेबल पे जहां पर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, और मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। इसे पकड़, मैं अभी आती हूँ, संभालना। नूरी, क्या है? जा, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। कस्टमर आ रखे, जा यहाँ से, बाद में बात करते हैं। मुझे बता दो, आशीष कहाँ है? जब वो तुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है तो उसके पीछे चक्कर लगाने का क्या फायदा है? नूरी, वो मेरा पति है, ऐसे कैसे वो मेरी जिंदगी से जा सकता है? जैसे वो मेरी जिंदगी से चला गया था जब तू उसकी जिंदगी में आई थी। तुम मुझे चाहती थी, इस बात की मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारे और आशीष के बीच नहीं आती। हमारे बीच सब कुछ था वृंदा, सब कुछ, पर तेरे आने के बाद मैं दूसरी बन गई। पर देखो, तू तो आज दूसरे के लाने के लायक भी नहीं रह गई। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आशीष का पता बता दो। अय्याश पति के पीछे भागना बेवकूफी है वृंदा। मैं बेवकूफी सही, मगर उस बच्चे के बारे में तो सोचो। उस बेचारी का क्या कसूर है? क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि उसे पता चले कि उसका बाप कौन है? ठीक है, आशीष, आशीष, कौन है जो तुम्हें बार बार देख रही है? मैं नहीं जानता ये कौन है। तुम्हें ये ऐसे क्यों देख रही है? मैं तो खुद हैरान हूँ। शायद पागल होगी। हाँ, पागल ही लगती। मैं थैंक्स बोलने के लिए आया था। वृंदा, तुमने बहुत समझदारी का काम किया है, मेरी नई बीवी को मेरी पुरानी शादी के पोल ना खोलकर। अब एक समझदारी और कर दो, इस घर को छोड़कर चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अपने सवालों से पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। धोखा क्यों दिया मुझे? जब सब कुछ सही चल रहा था हमारी शादी के बीच, तो दूसरी शादी क्यों की? और जब सपने तोड़ने ही थे तो मुझे क्यों सपने दिखाए? बोलो आशीष, क्या गलती थी मेरी? बोलो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुझे ना समझना, मुझे अंधों की तरह प्यार करना। वृंदा, तुम बार में नहीं थी, और खूबसूरत भी, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भंवरा तुम्हें छुए, इसलिए तुमसे शादी कर ली। जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो वृंदा, जिस तरह से मैं बढ़ा हूं। और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये आलीशान घर दिया है रहने के लिए। तुम्हारे खर्चे उठाए मैंने। इस बच्चे को देख के तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं लगता कि इसे गोद में लूं? मुझे इसके साथ खेलने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? और अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो इसके साथ जिंदगी भर रहो और खेलती रहना। तुम्हारी बीवी को मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी असलियत उसे बताकर मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन अगर तुम इतने बेशर्म हो रहे हो तो मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी आशीष। अच्छा, तुम्हें जो करना है कर लो। एक्सक्यूज मी सर, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है मुझसे शादी करके।
इस बच्चे का बाप बनने के बाद उसने दूसरी शादी भी कर ली और अब वो मुझे घर से भी बाहर निकालना चाहता है। बैठिए। आपने अपने पति के बारे में जो बताया, अगर आपकी बात साबित होती है तो उन पर कम से कम 3 धाराएं तो लगेंगी। एक काम कीजिए, आप अपने पति का मुझे पता बताइए। बैठिए मिस्टर आशीष। मिस्टर आशीष, वृंदा ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आपने उससे शादी की और उससे बिना बताए किसी और से दूसरी बार शादी की। अब ये तो कानूनन जुर्म होता है। इसके अलावा एक और गलती आप करने जा रहे हैं, वृंदा को घर से बाहर निकालकर। सबसे पहले तो इस औरत ने आपको जो कुछ भी कहा है सरासर झूठ है। हाँ, मंदिर में हमने छोटे मोटे वादे किए थे, लेकिन इसे ना तो समाज की भाषा में शादी कहा जा सकता है और ना ही कानून की भाषा में। और इंस्पेक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा। इस समाज में अभी भी थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है, तो मैं क्यों एक बार डांसर से या नाचने वाले से शादी करूंगा। आपके पास इनसे शादी करने का कोई प्रूफ है? आई मीन मैरिज सर्टिफिकेट या कोई दूसरा प्रूफ? सर, इस बच्चे से बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? नहीं, बच्चा तो शादी का सबूत नहीं हो सकता। देखो वृंदा, इनसे आपकी शादी का आपको कोई ना कोई सबूत तो देना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, जब शादी हुई ही नहीं तो ये सबूत कहां से लेगी? ये झूठी रिपोर्ट लिखाकर आपका और मेरा, हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रही है, परेशान कर रही है हमें। और इंस्पेक्टर, सही मायनों में तो इसके खिलाफ मैं रिपोर्ट लिखवाने वाला था। वृंदा ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उसे घर की जरूरत है। मुझे तरस आ गया इस पर। मैंने कुछ दिनों के लिए वृंदा को अपना घर रहने के लिए दे दिया, और अब जब मुझे पैसों की जरूरत है, जब मैं वो घर बेचना चाहता हूं, तो वृंदा वो घर खाली नहीं कर रही। इंस्पेक्टर, शायद इसके पास अपनी झूठी शादी का सबूत ना हो, लेकिन मेरे पास उस घर के सारे कागजात हैं। सर, एक पल के लिए मुझे भूल जाइए, लेकिन इस बच्चे का क्या? आशीष को इसके बारे में तो सोचना ही होगा ना। देखिए मिस वृंदा, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और मिस्टर आशीष का घर तो तुम्हें लौटाना ही होगा। मिस्टर आशीष, आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल। थैंक यू इंस्पेक्टर। बदकिस्मती ने जैसे वृंदा को चारों तरफ से घेर लिया था। शादी के झांसे में फंसाकर आशीष ने उसका नाजायज इस्तेमाल किया, घर से बेघर करके उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां मंजिल तो दूर, उसे कोई रास्ता तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में उसे सहारा दिया कभी बार में उसके साथ काम करने वाली उसकी सहेली मोहिनी ने, उसे अपने घर में रहने की जगह देकर। लेकिन वृंदा को उस पर बोझ बनना मंजूर नहीं था, और उसका सोचना सही भी था। किसी के सहारे कुछ दिन गुजारे जा सकते हैं, बहुत मजबूरी हो तो महीने साल गुजारे जा सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी तो नहीं। गांव लौट कर जाती तो अपने भाइयों और अपनी मां का सामना कैसे करती? अब उसके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो खुद अपने हक के लिए आवाज उठाए, इंसाफ की मांग करे अपने और अपनी बच्ची के लिए, और यही उसने किया। लेकिन क्या उसकी आवाज सुनी गई? क्यों फोकट में ड्रामा कर रही? तेरे को कितनी बार बोला यहाँ से जा? नहीं जाऊंगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तू अभी तक यहीं बैठी है? अगर तू अभी के अभी इस वक्त नहीं गई तो जबरदस्ती तुझे निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। जो करना है कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सर, तुम घर क्यों नहीं जाती? आपने मुझे घर से निकाला, तो अब आप ही बताइए, ये बच्चे को लेकर कहाँ जाओ? बंद करो ये ड्रामा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कोई है क्या रे? सामने। अरे, ये औरत काफी समय से यहाँ बैठी है। लगता है कंप्लेन कराना चाहती है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कौन हो तुम बेटा? मेरी उम्र गुजर गई है औरतों के केसेस लड़ते लड़ते। जवान, बूढ़ी, अमीर, गरीब, सभी तरह के औरतों के लिए मैं केसेस लड़ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारा केस कुछ अलग है, उलझा हुआ है। आशीष जिसके घर में तुम रह रही थी, उस घर का कोई भी बिल
कोई भी एग्रीमेंट तुम्हारे नाम नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा सब सच है, मगर मेरे लिए सबसे बड़ा सच ये बच्चा है। बस आशीष इसकी जिम्मेदारी ले, इस बच्चे को उसका हक मिले। कानूनी कार्रवाई होने में वक्त और पैसा दोनों लगेंगे। ये केस मैं तुम्हारे लिए फ्री में लड़ भी लूं, फिर भी कुछ तो पैसे चाहिए ना। इस महिला वकील से मिलने के बाद वृंदा को पता चला कि जिस पति पत्नी के रिश्ते की दुहाई देकर वो इंसाफ की मांग कर रही थी, वो रिश्ता तो कभी बना ही नहीं था। न आशीष उसका पति था, न वो उसकी पत्नी। जिस रिश्ते के धोखे में उसने अपनी जिंदगी का 1.5 बरस गुजार दिया, उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता जहां एक पुरुष और स्त्री आपसी रजामंदी से बिना शादी किए, बिना एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाए, बिना कस्में वादे खाए एक दूसरे के साथ रहते हैं, ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह जान सके, समझ सके और यह यकीन हो जाए कि वो एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो वो शादी के बंधन में बन जाते हैं, वरना बिना किसी शिकवा शिकायत अपनी अपनी अलग राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन इसमें महिला और पुरुष दोनों की रजामंदी शामिल होती है। लेकिन वृंदा के साथ ऐसा नहीं हुआ था। आशीष ने उसे धोखा दिया था। लेकिन अब जबकि यह बात साफ हो चुकी थी कि उसके और आशीष के बीच में कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, तो फिर हक का सवाल कैसे पैदा होता है? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्दी काम भी मिल जाएगा। मेरी खांसी बहुत बढ़ गई है अभी, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। इलाज के पैसे भी तो नहीं है ना। मैं तो सोच रही हूँ कि तीनों बेटों को स्कूल से निकाल दूँ। इसके पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, बस थोड़ी हिम्मत रखिए। मैं जल्दी आपके पास पैसे भेजूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम परेशानियों और मुश्किल हालात के बावजूद वृंदा ने अपने लिए हक की जंग छेड़ी। लेकिन उसके सामने सिर्फ यही एक चुनौती नहीं थी। अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के अलावा अपने परिवार को संभालना, उनकी जरूरतों को पूरा करना भी उसी की जिम्मेदारी थी और इसके लिए पैसों की जरूरत थी। लिहाजा उसे मजबूरन एक बार फिर उसी रास्ते पर अपने कदम बढ़ाने पड़े जहां से उसने इस सफर की शुरुआत की। तुम्हारी जैसी लड़की की असली जगह मेरा घर नहीं, ये डांस बार है। मेरी बीवी कहलाने से अच्छा है कि लोग तुम्हें एक बार डांसर ही कहें। यही औकात है तुम्हारी। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं। छोड़ मुझे, छोड़। तुझे तेरी औकात याद दिलाकर रहूंगा मैं। अरे वृंदा, आओ बैठो। मैंने तुम्हारे सारे पेपर्स तैयार कर दिए हैं। तुम्हारा आगे का काम ये देखेंगे। ये रिपोर्टर है, तुम्हारी दबी हुई आवाज को लोगों तक ये पहुंचाएंगे। इन्हें तुम्हारी एक तस्वीर चाहिए, वो दे दो। वृंदा के जो कदम रात को बार में थिरकते, वही सुबह होते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगते। यह सिलसिला 6 महीनों तक चला, लेकिन वृंदा ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसकी जिद रंग लाने लगी। आशीष ने सोचा था कि उसकी शिकार हुई बाकी लड़कियों की तरह वृंदा भी चुप रहेगी और गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आशीष को वृंदा से डर लगने लगा था। डरना मत वृंदा। जिस तरह से मुझे अपनी कहानी सुनाई थी ना,
बस उसी तरह से जैसे आपके सामने सब कुछ सच सच बताना। आशीष तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तुम उससे नजर मिला के बात करना, नजर बिल्कुल चुराना नहीं। चलो। हाँ तो वृंदा, आप सब कुछ सच सच और साफ साफ बताइए। सर, मैं एक बार डांसर हूँ और साथ में एक बच्चे की माँ भी, और कुछ दिनों पहले एक बीवी भी थी। वृंदा और आशीष, मैंने आप दोनों की बातें सुनी। इट अपियर्स टू मी कि आशीष और वृंदा, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी था उसे शादी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब दो वयस्क अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ये लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है, रजामंदी है। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते वक्त ज्यादा हो जाए तो पार्टनर और उसके बच्चे का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी बराबर से बनती है। इसलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत ये फैसला सुनाती है कि मिस्टर आशीष वृंदा को 25,000 रुपए महीने का खर्चा देंगे, और जब तक वृंदा अपने रहने का इंतजाम कहीं और नहीं कर लेती तब तक मिस्टर आशीष उसे घर से नहीं निकाल सकते। पर सर, ऐसा करने से मेरा क्लाइंट। नो आर्गुमेंट, डिसीजन इज फाइनल। सर, मैं एक और बात कहने की इजाजत चाहती हूँ। कहिए। सर, आशीष ने ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि एक और लड़की के साथ किया है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो उसी डांस बार में काम करती है जहाँ मैं काम करती हूँ। उसका नाम नूरी है। आवाज बंद करो अपनी तुम। नूरी के बारे में जो भी फैसला लिया जाएगा वो नूरी की दलीलों को सुनने के बाद ही लिया जाएगा। अरे नूरी, तुम? हाय वृंदा। आओ, अंदर आओ। वृंदा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, और तुमने तो सिर्फ मेरे हक की बात की। प्लीज वृंदा, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैंने वही किया जो एक औरत होने के नाते मुझे एक दूसरी औरत के लिए करना चाहिए। थैंक यू सो मच वृंदा। अच्छा ये बताओ, आशीष ने तुम्हें धमकाया तो नहीं? नहीं, बल्कि वो तो हर महीने मुझे अब 15,000 रुपए खर्चे के देगा, और मेरे सारे छोटे बड़े खर्चे निकल जाएंगे। मैं तो तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि मैं सब कुछ छोड़कर अपने घर जा रही हूँ, अपने माँ बाप के पास, हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के। वहाँ जाकर कोई भी छोटा मोटा काम कर लूँगी तो 15,000 के अलावा और भी पैसे कमा लूँगी। वृंदा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। सके। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अक्सर लोग कानूनी लड़ाई से डरते हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए बने कानूनों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। शायद इसीलिए अन्याय बर्दाश्त करते हैं। लेकिन वृंदा ने ऐसा नहीं किया। उसने हिम्मत दिखाई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, और अदालत ने वृंदा और आशीष के रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में रखते हुए वृंदा के हक में फैसला सुनाया। वृंदा की इसी हिम्मत की बदौलत उसके साथ उसी बार में काम करने वाली नूरी को भी इंसाफ मिला। आशीष जैसे लोग सोचते हैं कि अलग से कोई कानून ना होने की वजह से वो लिव इन रिलेशनशिप में मिलने वाली आजादी का फायदा उठाकर किसी भी लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अब तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इस रिश्ते की शुरुआत करने वाले हर इंसान को, फिर वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, इससे जुड़े हर पहलू की अच्छी तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था में शादी के रिश्ते की तरह लिव इन रिलेशनशिप के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं है। लेकिन एक अरसा साथ में गुजारने के बाद कानून ऐसे रिश्ते में लड़की को वही अधिकार देता है जो किसी शादीशुदा महिला को मिलते हैं। मसलन अगर कोई पुरुष एक लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद इस रिश्ते को खत्म करना चाहे तो उसे आईपीसी के सेक्शन 125 के तहत महिला को मासिक भत्ता देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यदि इस रिश्ते से बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे रिश्ता खत्म होने के बाद भी अपने पिता की संपत्ति पर अपना हक जता सकते हैं। और अगर इस रिश्ते के दौरान पुरुष साथी अपनी महिला साथी के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा करता है
तो वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अपने पुरुष साथी पर केस करके उसे सजा तक दिलवा सकती है। रिश्ता चाहे शादी का हो या आपसी रजामंदी का, दोनों में कोई बुराई नहीं। बुराई है तो बिना सोच विचार किए, बिना संबंधित कानूनी पहलुओं को जाने रिश्ता बनाने में। अगर वृंदा आशीष पर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जोर डालती, अगर उसके घर में रहकर अपने नाम से किसी भी बिल के भुगतान की डिटेल्स रखती, तो उसकी लड़ाई आसान हो जाती। हमारा मकसद है आपको सावधान करना, लेकिन सावधानी बरतनी तो आपको ही पड़ेगी। समस्या को निमंत्रण देकर उसका समाधान ढूंढने से बेहतर तो है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।